जय हिंद दोस्तों। अवध हिस्ट्री सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। और आज हम लोग प्राचीन इतिहास भाग 7 में महान अशोक के बारे में देखेंगे, जिसका शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व माना जाता है। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास भाग 6 लेकर के हम आए थे, जिसमें बिंदुसार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और जिसको बताया गया है कि पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाने वाला बिंदुसार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। मित्रों, आज एक महान शासक अशोक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सामान्यतः अशोक को देवान प्रिय के नाम से पुकारते थे। देवान प्रिय अर्थात देवताओं को प्रिय लगने वाला शासक, और जिसका नाम था अशोक। बब्रू या बैराट अभिलेख में इसे प्रियदर्शी नाम मिलता है इसका, अशोक का, और ये राजस्थान के जयपुर में ये अभिलेख प्राप्त होता है। मित्रों, ये अभिलेख जो है ये स्वयं लिखवाता था। ये अशोक अपने राज्य काल के शासन के दौरान ये स्वयं अपने राज्यकाल के सारी जो बातें होती थी ये जो है इसी शिलालेख पर लिखवाता था। मित्रों, बब्रू या बैराट अभिलेख में ही बौद्ध धर्म के 3 रत्न मिलते हैं, जैसे बुद्ध, धम्म, संघ, इसका उल्लेख मिलता है। और इसका मतलब 3 रत्न का मतलब होता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात धम्म की शरण में जाता हूँ, और संघम शरणम गच्छामि अर्थात संघ की शरण में जाता हूँ। मित्रों, ये 3 रत्न जो है बुद्ध जी के जीवन काल से लिया गया है, और ये बब्रू या बैराट अभिलेख में ये देखने को मिलता है। धम्म जो शब्द है दोस्तों, ये धर्म का दूसरा परिवर्तित रूप है, और ये प्रकृति भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा जो है ये बौद्ध धर्मों का था। अगला है मस्की अभिलेख। मस्की अभिलेख ये कर्नाटक के रायचूर जिले में पड़ता है, और इस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक यानी कि बुद्ध मुनि के रूप में जो है रूपांतरित किया है। अगला है नैतूर उड़ेगोलन अभिलेख। इस अभिलेख में जो है स्वयं देवानप्रिय जो अशोक है स्वयं अपने आप को अशोक नाम देता है, और ये कर्नाटक में है। नैतूर उडगेलन अभिलेख जो है ये कर्नाटक में है। मित्रों, ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, टेट, सीटेट हर जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला गुर्जरा अभिलेख। इसमें भी जो है अपने नाम को अशोक नाम दिया है, और ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि कुछ जो है अशोक के नामकरण से जुड़ी हुई चीज़ों को जो स्वयं अपनी शिलालेखों में ये स्वयं उद्धृत किया हुआ है। अगला है राज्याभिषेक। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद यानी 269 ईस्वी पूर्व में हो सका। मित्रों, अशोक तो राजगद्दी पर 273 ईस्वी पूर्व में बैठ तो जाता है, किंतु राज्याभिषेक जो है 4 वर्ष बाद यानी 269 ईस्वी पूर्व में करता है। ऐसा इसलिए बताया गया है इतिहासों में जो है कि बौद्ध ग्रंथ में यह बताया गया कि महावंश के अनुसार अपनी 20 माताओं यानी कि सौतेली माता से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी ये प्राप्त किया था। परंतु ये बातें पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होती हैं, क्योंकि अशोक के 5वें शिलालेख में उसके जीवित भाइयों एवं परिवारों का उल्लेख मिलता है। संभव है कि उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने अपने कुछ भाइयों की हत्या की होगी, क्योंकि उसके गद्दी पर बैठने और राज्य अभिषेक के बीच में 4 वर्ष का जो अंतराल मिलता है, इससे प्रतीत होता है कि कुछ भाइयों की हत्या इसने किया था। जबकि 5वें शिलालेख से ये साबित होता है कि उसने सारे 99 भाइयों की हत्या नहीं किया था। तो ये कहानी थी राज्याभिषेक से जुड़ी हुई। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जो इसका राज्याभिषेक हुआ था ये 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों कि बौद्ध ग्रंथों से अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख भी मिलता है, जिनमें आसंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिस्रक्षिता तथा अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख से कारुबाकी का नाम भी मिलता है। यानी कि अशोक की कई पत्नियां भी थीं,
और जिनमें पहली पत्नी महादेवी थी और जिनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। तो मित्रों, बौद्ध ग्रंथों से 2 पुत्र कुणाल और महेंद्र का नाम मिलता है और 2 पुत्री संघमित्रा तथा चारुमती का नाम मिलता है। और अगर हम तीसरे पुत्र की बात करें तो तीसरे पुत्र के रूप में जालौक का नाम आता है, जो कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में मिलता है। और जैसा कि हमने बताया कि अशोक की जो पहली पत्नी थी वो महादेवी थी और जिनकी एक पुत्री और एक पुत्र जो कि महेंद्र और चारुमती के नाम से हैं, जिन्होंने जो है संघमित्रा, सॉरी चारुमती नहीं संघमित्रा, ये महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों श्रीलंका में बौद्ध साम्राज्य को फैलाने के लिए इन्हें जो है अशोक ने स्वयं भेजा था। अगला है दोस्तों कलिंग विजय, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के पूरे जीवन काल में कलिंग विजय ही सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग पर जो है चढ़ाई किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय के इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक यानी कि 269 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक होता है और उसी के जस्ट 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में ये कलिंग पर जो है चढ़ाई कर देता है। और उस समय कलिंग 2 भागों में बटा था और ये जो है वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। और ये 2 भागों में, एक उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जोगढ़ थी। मित्रों, यहाँ से एक फैक्ट ये बनता है, प्रश्न बनता है कि कलिंग का जो विजय हुआ था वो किस शासन काल के अंतर्गत, तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दूसरा इसमें यह बनता है कि किस समय ये चढ़ाई किया था, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये कलिंग पर चढ़ाई किया था। और ये जो कलिंग विजय है ये किस शिलालेख के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है, तो 13वें शिलालेख के अंतर्गत। और जिस समय कलिंग विजय पर चढ़ाई किया था उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तो उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। ये यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है मित्रों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपीएससी, सीटेट, टेट, सुपर टेट, इन सब में काफ़ी बार जो है पूछा भी गया है यहाँ से प्रश्न। मित्रों, 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख हुआ है, जिनमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए और 1 लाख लोगों की हत्या की गई तथा इसमें कई गुना अधिक मर गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों को मारे जाने का महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था और द्रवित हो जाते हैं। और इस प्रकार कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। उसका हृदय मानवता के प्रति दया एवं करुणा से उद्वेलित हो जाता है। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा भी कर लेता है। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना होती है जो विश्व इतिहास में सर्वथा बेजोड़ रखती है। इस समय से वह बौद्ध धर्मी बन जाता है और वो अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में नियोजित कर देता है। मित्रों, यहाँ से जो है अशोक इतना द्रवित हो जाता है कि यह बौद्ध धर्मी हो जाता है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है और स्वयं इसके प्रचार प्रसार में लग जाता है। अपने सुख भोग को सब कुछ छोड़ करके जनता के कार्यों में लग जाता है। बहुत अधिक द्रवित हो जाता है क्योंकि यहाँ इतना जबरदस्त नरसंहार हो जाता है। वह स्वयं लिखता है कि अशोक ने ही सर्वप्रथम विश्व को जियो और जीने दो तथा राजनीतिक हिंसा धर्म का पाठ पढ़ाया था। जी हाँ दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अशोक ने ही सर्वप्रथम विश्व को जियो और जीने दो तथा राजनीतिक हिंसा धर्म का पाठ पढ़ाया था। तो मित्रों, ये था जो है अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम जो है अशोक से ही संबंधित कुछ जो है शिलालेखों से जुड़े हुए प्रश्न को हम लेकर के आएंगे। तो मित्रों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दीजिए
क्योंकि जब तक आप बेल आइकन का बटन नहीं क्लिकेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक नहीं पहुँचेगा। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन की घंटी को बजा देते हैं, तो यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो मित्रों, अगले वीडियो में हम एक नए अध्याय के साथ अशोक, महान अशोक के बारे में एक बार फिर से हम लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।